हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है क्लॉज, और ये एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और वो एग्ज़ाम में किस तरह से आएगा। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम देखते हैं। इसके अलावा हम ये भी सीखने का प्रयास करेंगे कि इनको हम पहचाने कैसे, कि ये मेन क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है क्लॉज की। तो यहाँ पर है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंक्लूडिंग अ फाइनाइट वर्ब दैट डज नॉट नेसेसरीली कॉन्स्टिट्यूट अ सेंटेंस। तो इसकी परिभाषा ये कहती है कि क्लॉज उनको कहेंगे, इट मीन्स उस ग्रुप को कहेंगे वर्ड्स, यानी शब्दों के वह ग्रुप या शब्दों का वह समूह जिसके अंदर क्या हो, कम से कम एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट यानी उसका अर्थ थोड़ा बहुत दे, इंक्लूडिंग अ फाइनाइट वर्ब, जिसके अंदर कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो, दैट डज नॉट नेसेसरीली कॉन्स्टिट्यूट अ सेंटेंस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सेंटेंस बनाए, क्योंकि सेंटेंस में परिभाषा ये होती है कि एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो और उसका संपूर्ण अर्थ हो, तो उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट भी हो, फाइनाइट वर्ब भी हो, लेकिन अगर वो संपूर्ण अर्थ न दे, तो फिर हम उसको उपवाक्य कहेंगे। जैसे देखते हैं इसके एग्जाम्पल, राहुल इज अ स्टूडेंट। यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2 शर्तें हमारी कंप्लीट हो रही है कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है, और इसका अर्थ भी संपूर्ण हो रहा है कि राहुल इज स्टूडेंट, यानी कि राहुल एक स्टूडेंट है या छात्र है, तो इसका संपूर्ण अर्थ हो रहा है। इसका मतलब ये एक क्लोज हो सकता है। लेकिन क्लोज कब कहेंगे, जब इसके आगे और कुछ वाक्य होता या किसी कंजक्शन से जुड़े होते या फिर इसकी बात कुछ और होती। लेकिन यहाँ पर ये वाक्य खत्म हो गया, इसको हम क्लोज न कहकर हम कहेंगे इसको एक सेंटेंस। तो ये तो बात हुई सेंटेंस की। अब इसी वाक्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। राहुल इज ए स्टूडेंट, ये एक वाक्य था, बट ही डज नॉट लाइक रीडिंग, परंतु उसको पढ़ना पसंद नहीं है या वो पढ़ाई को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये अब एक क्लोज बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस है यहाँ तक, लेकिन इसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, और दोनों ही पार्ट जुड़े हुए हैं एक कंजक्शन से, बट से। तो बट तो हो गया कंजक्शन, और यहाँ पर 2 सेंटेंस को जोड़कर अब एक ही सेंटेंस बना दिया गया, जिसके हमें 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब क्लोज के रूप में हमारे सामने है। अब यहाँ पर एक क्लोज हो गई, राहुल इज स्टूडेंट, ये अब एक क्लोज है, और ही डज नॉट लाइक रीडिंग, ये भी एक क्लोज है। तो यहाँ पर 2 क्लोजेज हैं और बट कंजक्शन से जुड़ी हुई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, सोनू इज़ माई फ्रेंड, सोनू मेरा मित्र है, हु इज़ वेरी काइंड। तो यहाँ पर 2 क्लोजेज हैं, 1 और 2, और ये जुड़ा हुआ है हु कंजक्शन से। तो इसका मतलब ये अपने आप में एक कोई सेंटेंस नहीं होती, किसी सेंटेंस के भाग होते हैं। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गई क्लोज किसे कहेंगे। अब देखते हैं इसके टाइप्स की कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। हालांकि 12th स्टैंडर्ड पर इसमें केवल सबऑर्डिनेट क्लोज ही दिया गया है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार की होती है। सबऑर्डिनेट कितने प्रकार की होती है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्लोजेज किस तरह हम पहचानते हैं। तो मेन क्लोज को हम देखेंगे सबसे पहले। मेन और प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी इसके 3 नाम हैं। इसको मेन क्लोज के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल क्लोज के नाम से भी जानेंगे, और इंडिपेंडेंट क्लोज के नाम से भी जानते हैं। सभी का मतलब एक ही है, मेन यानी मुख्य, प्रिंसिपल यानी भी मुख्य, और इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर, जिसका अर्थ खुद ही रखती हो। और देखते हैं कि विदाउट कंजक्शंस वाली क्लोज को हम मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। ये इनकी डेफिनेशंस हो गई, जिसमें कोई कंजक्शन नहीं होता। अगर कंजक्शन लगेगा तो या तो कोऑर्डिनेट होगी या फिर सबऑर्डिनेट होगी। दूसरा, इसकी जो क्वालिटी होती है कि ये अपना पूर्ण अर्थ रखती हैं, यानी ये अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, सोनू इज़ माई फ्रेंड हु इज़ वेरी काइंड। अब देखो यहाँ पर 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं,
हु इज़ वेरी काइंड, जो कि बहुत दयालु है। अब जो कि बहुत दयालु है इसका संपूर्ण अर्थ नहीं है, इसका मतलब है कि इससे पहले कोई न कोई वाक्य होना चाहिए जिससे अपना पूर्ण अर्थ रखे। लेकिन यहाँ यहीं पर हम देखते हैं कि सोनू इज़ माई फ्रेंड, कि सोनू मेरा मित्र है, तो ये अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ रखता है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है। अब दोनों की कंडीशन सेम है, लेकिन इसका अर्थ संपूर्ण नहीं आ रहा, स्वतंत्र अर्थ नहीं आ रहा, लेकिन इसका अर्थ स्वतंत्र आ रहा है, इसलिए ये मेन क्लोज कहलाएगी और ये निर्भर क्लोज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगी। एक और देखते हैं, ही वेंट स्कूल हरीडली बिकॉज ही बिकेम लेट। वह स्कूल गया, अब कैसे गया, हरीडली यानी बहुत तेज़ गति से, बहुत जल्दबाजी में गया, बिकॉज क्योंकि ही बिकेम लेट, वह लेट हो गया था। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये वाला जो सेंटेंस है, सेंटेंस गलत कह रहे हैं हम इसको, ये जो क्लोज है इसका अर्थ कंप्लीट है और ही बिकेम लेट ये भी अपना अर्थ संपूर्ण रखती है, लेकिन फिर भी ये निर्भर है किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि इसका संपूर्ण बिकेम लेट, वो लेट हो गया था, लेकिन क्यों गया था उसका कारण यहाँ पर है, तो ये इसकी मेन क्लॉज हो जाएगी और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम देखेंगे, बस इतना ही देखना है हमें कि पहचानेंगे कैसे। तो मेन क्लॉज को हमने पहचाना कि जो क्लॉजेज अपना संपूर्ण अर्थ रखती है हम उसको मेन क्लॉज कहते हैं, और दूसरा कि इसमें कोई कंजक्शंस नहीं लगा होता। अब देखो यहाँ पर बिकॉज कंजक्शन लगा हुआ है इस वाली क्लॉज के अंदर, इसमें तो नहीं जुड़ा हुआ, इस क्लॉज में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम मेन क्लॉज नहीं कहेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रकार। अगला प्रकार है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसकी डेफिनेशंस हैं कि ऐसी क्लॉज जो अपना संपूर्ण अर्थ रखती हो तथा किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन या कोमा से जुड़ी हुई हो। फिर से देखते हैं कि ऐसी क्लॉज जो अपना अर्थ संपूर्ण रखती है, यानी कि इसमें दो क्लॉज होंगी, दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन वो दोनों ही अपना संपूर्ण अर्थ रखेगी और किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई होगी या फिर कॉमा से जुड़ी हुई होगी। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि इसमें क्लॉजेस तो दो होगी लेकिन दोनों ही अपना संपूर्ण अर्थ रखेगी और आपस में किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई होगी, तभी हम इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज वाले जो वाक्य हैं उनमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक कोऑर्डिनेट। तो प्रिंसिपल तो किसे कहेंगे, जिसके अंदर कोई कंजक्शन नहीं होगा, तो जिस क्लॉज में कोई कंजक्शन जुड़ा हुआ होगा वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। और इन क्लॉजेस से बने हुए वाक्यों को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो सिंथेसिस में हमारे काम आते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, इनको हमें एक बार देखना होगा, याद करना होगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, फैन बॉयज़, ये जो कंजक्शंस हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, इनको याद करने के लिए फैन बॉयज़ एक ट्रिक है। F for एंड का मतलब बोथ हैंड भी है, नोर में नाइदर नोर आ गया, बट में बट आल्सो आ गया, और सो, और इसके अलावा ये जो वाई है, वाई के लिए यट भी है। अब देखते हैं अदरवाइज, देयरफॉर, हाउएवर, नेवरदलेस। तो इनके हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। फॉर यानी के लिए या क्योंकि, एंड यानी और, बोथ यानी दोनों, एंड यानी दोनों, और नोर यानी नहीं, नाइदर नोर का मतलब ना तो ना, बट यानी परंतु, बट आल्सो मतलब बल्कि, कि ना तो नहीं है बल्कि, सो इसलिए, अदरवाइज अन्यथा, देयरफॉर यानी भी इसलिए, हाउएवर यानी अभी, नेवरदलेस का मतलब येट यानी फिर भी। तो ये इनके हिंदी अर्थ हो गए। हालांकि एक वीडियो में पूरी क्लॉजेस को क्लियर करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन 12th या 10th के स्टैंडर्ड पर हम सतही तौर पर इनको देख रहे हैं कि ये किस तरह हम इनको पहचानेंगे, इसलिए ज़्यादा डीपली इसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम सेंटेंस, आई लाइक टी, शी लाइक्स कॉफ़ी। यहाँ पर ये दो सेंटेंस दिए गए हैं। अब हमें एक कंजक्शन का प्रयोग करते हुए इनको मर्ज करना है या जोड़ना है। तो देखो किस तरह से जोड़ेंगे, आई लाइक टी एंड शी लाइक्स कॉफ़ी।
तो यहाँ पर क्या है, आई लाइक टी एक अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ रखता है, एक क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, लाइक फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्लोज की कंप्लीट अवधारणा को पूरी करती है, शर्त को पूरी करती है। ये क्लोज प्रिंसिपल क्लोज हो जाएगी। शी लाइक्स कॉफ़ी, ये भी अपना संपूर्ण अर्थ रखती है, क्योंकि सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है और अपना अर्थ भी संपूर्ण रखती है। लेकिन हम इसको प्रिंसिपल क्लोज क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसके साथ एक एंड नाम का कंजक्शन जुड़ा हुआ है, और एंड जो कंजक्शन है वो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसलिए हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज न कहकर हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो शायद उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कोऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, कि जब वाक्य में दो क्लॉज हों और दोनों अपना संपूर्ण अर्थ तो रखें, लेकिन जिस क्लॉज के अंदर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ होगा उस क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस ये सारे हैं। ठीक है, हम देखते हैं और आगे। अब आगे एक हम सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटेंस दिए गए हैं और तीनों को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया गया है। तो हम इसमें कैसे पहचानें कि इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है? तो हम देखते हैं। द स्ट्रेंजर केम टू मी, ही गेव मी अ बॉक्स एंड ही वेंट बैक। तो हमने क्या देखा, द स्ट्रेंजर केम टू मी, कि एक स्ट्रेंजर मेरे पास आया, इसका संपूर्ण अर्थ है ही गेव मी ए बॉक्स, उसने मुझे एक बॉक्स दिया, ये भी अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ है। ही वेंट बैक, और वह चला गया। तो इन यहाँ पर 3 क्लोजेज हैं, लेकिन तीनों के संपूर्ण अर्थ हैं। लेकिन हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन की वजह से, यहाँ पर ये जो एंड जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये इस वाली क्लोज में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सीधा कह सकते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट क्लोज है एंड ही वेंट बैक। बाकी दोनों ही क्लोजेज जो हैं वो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज कहलाएंगी। अब यहाँ पर एंड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, लेकिन इसका एक स्पेशल इफेक्ट या एक यूँ कहें स्पेशल यूज हम देखते हैं कि अगर 2 फाइनाइट वर्ब्स को अगर ये जोड़ता है एंड, ध्यान दें, अगर 2 फाइनाइट वर्ब्स को अगर एंड से जुड़ी हुई हो तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। लेकिन अगर ये एंड 2 नाउन्स को अगर जोड़ता है तो फिर वो कोऑर्डिनेट क्लोज न होकर एक सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर दे रखा है कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। यदि 2 नाउन्स जुड़ी हो तो वाक्य सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। कैसे? यहाँ पर देखो, राम वेंट टू द फेयर, श्याम वेंट टू आल्सो, कि राम एक मेले में गया, श्याम भी मेले में गया। अगर हम राम एंड श्याम लिखते हैं, यहाँ पर देखें राम एंड श्याम वेंट टू द फेयर, अगर इस तरह लिखते हैं तो यहाँ पर 2 नाउन्स, राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है, तो यहाँ पर 2 नाउन आपस में जुड़ी, इस तरह से अगर सेंटेंस बनाएंगे तो ये वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, यानी कि मेन क्लोज ही रहेगी। इसमें कोई क्लोज नहीं बनी अभी तक। क्यों नहीं बनी क्लोज? ये एक सेंटेंस है, कोई क्लोज नहीं है, क्योंकि हमने नाउन्स को आपस में जोड़ दिया। लेकिन अगर हम इन दोनों वाक्यों को इस तरह से लिखते हैं कि राम वेंट टू द फेयर एंड श्याम आल्सो वेंट, अब यहाँ पर एंड से एक क्लोज जुड़ी, श्याम इसका सब्जेक्ट है और आल्सो वेंट इसकी फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पर 2 वर्ब्स आपस में जुड़ गई, तो इन वर्ब्स को, ये फाइनाइट वर्ब्स आपस में जुड़ी, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, या ये एंड श्याम आल्सो वेंट एक कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं बोथ एंड, क्योंकि बोथ एंड भी एक कंजक्शन है और कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं कि बोथ राम एंड श्याम वेंट टू द फेयर, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। या फिर यूँ कहें कि ये वाली जो क्लोज है ये एक कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि केवल ये जो रूल है ये सिर्फ एंड के साथ ही लागू होगा। इसके अलावा जितने भी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं उनके साथ ये रूल अप्लाई नहीं होता। यानी कि हम अगर बोथ का यूज़ करते हैं तो बोथ एंड का यूज़ करेंगे तो ये वाक्य इस तरह लिखने पर भी ये क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज ही होगी, यानी कंपाउंड सेंटेंस ही
होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाते। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वर्क हार्ड यू विल फेल। अब इसको अगर हमें दे दिया जाए एग्ज़ाम में कि इसको जोड़ना है हमें अदरवाइज से, तो वहाँ पर तो ये इस तरह से नहीं दिया जाएगा कि आपको सबऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। वहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम में हमें एक कंजक्शन दिया जाएगा और उस कंजक्शन से हमें इसको जोड़ना है। तो अगर हम इसको डिटेल में न भी पढ़ें तो भी, अगर इस वीडियो का केवल लास्ट पार्ट भी देखेंगे तो भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए काफ़ी है। सब में नहीं, केवल और केवल क्लोज वाले पार्ट में। तो देखो हम जोड़ते हैं कि वर्क हार्ड यहाँ तक। अब यू विल फेल, तो हम करेंगे कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो जो अदरवाइज है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और इस क्लोज के अंदर जुड़ा होने की वजह से ये पूरी की पूरी जो क्लोज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अदरवाइज से लेकर फेल तक, तो ये क्लोज होगी वो कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। उम्मीद है कोऑर्डिनेट क्लोज क्लियर हो गई होगी आपके। अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। ये सबऑर्डिनेट क्लोज ही आपके कोर्स में है कक्षा 12 में। इतनी देर तो हम सिर्फ देखने के लिए समझने के लिए हम पढ़ रहे थे कि क्लोजेस कितने प्रकार हैं। तो क्लोज का तीसरा प्रकार जो है सबऑर्डिनेट क्लोज, ये हमारे कोर्स में है। इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट, यानी कि निर्भर, और डिपेंडेंट का मतलब भी निर्भर। तो इन दोनों ही प्रकार के क्लोज का नाम एक ही है, नाम अलग अलग हैं। इसकी डेफिनेशंस देखते हैं कि ये क्या होती है। ऐसी क्लोज जो अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लोज पर निर्भर रहती हो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। इन क्लोज से पहले सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लगे होते हैं, इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लोजेज में पूरा खेल कंजक्शंस का ही है। इसलिए जिस क्लोज से पहले एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ हो वो क्लोज हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। इनसे बने हुए वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सिंथेसिस में काम आते हैं। वहाँ पर हमारे सेंटेंस होंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जिन क्लॉजेज में कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े हों तो वो तो कंपाउंड सेंटेंस होंगे। जिन क्लॉज से बने हुए वाक्य, यानी जिनके अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई क्लॉज से बने हुए वाक्य हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काम आने वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु यानी जो की, हुज यानी जिसका की, हुम जिनको की, विच जिसका की। यहाँ पर हु और विच सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन हु केवल इंसानों के लिए आएगा और विच निर्जीव चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए हम काम में लेते हैं। वॉट यानी जो की, वेयर यानी जहाँ की, वैन यानी जब। ये एक प्रश्नवाचक शब्दों की तरह काम नहीं करेंगे, यहाँ पर ये रिलेट करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह काम करते हैं, तो इनका अर्थ बदल जाएगा। वेन एवर यानी जब कभी भी, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, वाइल यानी जब की, एज इफ़ यानी मानो की, इफ़ यानी यदि, लेस्ट यानी कहीं ऐसा न हो कि, देन यानी की अपेक्षा, बिकॉज यानी क्योंकि, एज सून एज जैसे ही वैसे, और देट यानी जो कि। ये छटे हुए कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है, हालांकि ये सारे के सारे कंजक्शंस नहीं हैं, केवल छटे हुए हैं, कुछ हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं कि हम क्लोज को क्लियर कर लें। लेकिन जो ही हम इसमें और ज़्यादा डीपली जाते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ कंजक्शंस और हैं जिनको हम पढ़ना बाकी है। लेकिन हमारे 12th स्टैंडर्ड पे या 10th स्टैंडर्ड पे काफ़ी इतने अगर याद हो जाएंगे तो हम देखते हैं कि इन कंजक्शन से जुड़ी हुई जो क्लोज होगी वो होगी सबऑर्डिनेट क्लोज। आगे देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस है कि ही वेंट स्कूल हरीडली, देखा था हमने, बिकॉज ही बिकेम लेट। तो हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ ये देखना है कि इसमें बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया है तो और ये जुड़ा हुआ है इस क्लोज में, तो जाहिर सी बात है ये क्लोज हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो ही वेंट स्कूल हरीडली ये हो जाएगी मेन क्लोज, क्योंकि ये अपना अर्थ संपूर्ण रख रही है, इसके अलावा इसमें कोई कंजक्शन नहीं जुड़ा हुआ। ही बिकेम लेट, वो लेट हो गया, लेकिन इसका कारण क्या है, इसकी वजह से आ रहा है कारण कि वो जल्दी चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि वो लेट हो गया था। इस वजह से
बिकॉज जुड़ने की वजह से ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। आगे देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब बिफोर इसमें जुड़ा हुआ है, बिफोर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इस क्लोज में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो क्लोज होगी वो एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखें काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा, कि एक ऐसी क्लोज जो किसी वाक्य में नाउन की तरह काम करे, उसे हम कहेंगे नाउन क्लोज। तो अब आगे क्लियर हो गया होगा कि किसी वाक्य में ऐसी क्लोज जो एडजेक्टिव की तरह काम करे, उसे हम एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव किसे कहेंगे? तो एडजेक्टिव बोलते हैं ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताएं, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो वर्ब, यहाँ पर अगर हम अलग करें तो वर्ब की विशेषता बताने वाले अथवा एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले अथवा किसी एडवर्ब की क्वालिटी को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे हम कहते हैं रन, यहाँ पर देखते हैं रन, रन यानी भागना। अब वेरी फास्ट, अगर हम इस तरह जोड़ दें, फास्ट रन क्या हो जाएगा? रन तो यहाँ पर वर्ब, फास्ट रन एडवर्ब। अब इस फास्ट में भी अगर हम क्वालिटी जोड़ें तो वेरी फास्ट, ये एडवर्ब होगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो अगर कोई क्लोज एडवर्ब की तरह काम करे तो हम उसे एडवर्ब क्लोज कहेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स के से हम समझते हैं कि नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज किस तरह से अलग हैं, कैसे हम पहचानें। देखो, दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू एवरीवन। इज नॉन टू एवरीवन यानी सबको पता है। क्या पता है? कि पृथ्वी गोल है। मोस्टली नाउन क्लोज को पहचानने के लिए हम व्हाट यानी क्या से प्रश्न करेंगे, वर्ब से, यानी कि जो उसकी मेन वर्ब है उससे क्या। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो, जब भी हम क्या से प्रश्न करेंगे या फिर हु यानी कौन, यानी किसने, अगर इनका जो जवाब आएगा वो क्या होगा? या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक नाउन होते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होगा। इसलिए जब कोई पूरी की पूरी क्लोज एज सब्जेक्ट काम करे या फिर ऑब्जेक्ट काम करे, दोनों ही कंडीशंस में ये नाउन ही होता है। इसलिए पूरी क्लोज को हम नाउन क्लोज कहते हैं। तो इज नॉन टू एवरीवन यानी सब जानते हैं। तो हम नॉन से प्रश्न करते हैं, जानना होता है नॉन यानी क्या जानते हैं? कि पृथ्वी गोल है, सब जानते हैं। तो ये जो देट जुड़ा हुआ है कि पृथ्वी पूरी पूरी गोल है, इस पूरी क्लोज को हम सब्जेक्ट के रूप में काम में ले रहे हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले पूरी क्लोज आई है, ये एज सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई क्लोज आए तो उसे हम नाउन क्लोज कहते हैं। आगे देखते हैं कि आई नो दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सिर्फ इतना कहें तो क्या हो जाएगा? ये अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दैट लगा हुआ है और यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं नो से। मैं जानता हूँ, इट मीन्स मैं क्या जानता हूँ। जो क्या का जवाब क्या है? कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत ज़्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है। तो मैं ये जानता हूँ। तो जिसमें दैट जो जुड़ा हुआ होगा, तो हमने देखा कि दैट एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए सबऑर्डिनेट है। अब सबऑर्डिनेट में भी कौन सी क्लोज हुई है? नाउन क्लोज, क्योंकि ये एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर, कि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि वह इंटेलिजेंट है, बस मैं उसे जानता हूँ। यहाँ पर देखते हैं आई हैव अ डॉग विच इज़ फेथफुल। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास एक कुत्ता है, विच इज़ फेथफुल, विच इज़ फेथफुल। अगर हम इस पूरी क्लोज को देखें तो ये किसकी क्वालिटी बता रही है? डॉग की।
कि वो मेरे पास डॉग तो है लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है कि वो बहुत ज़्यादा वफादार है। तो जब कोई संपूर्ण क्लोज किसी नाउन की क्वालिटी मॉडिफाई करे, उसको बताए, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। इसलिए ये क्या कर रही है, पूरी की पूरी जो क्लोज है ये इस डॉग की क्वालिटी बयान कर रही है, इसलिए हम इस क्लोज को बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एक और देखते हैं, दिस इज़ द हाउस, ये वह घर है जहाँ मैं रहता हूँ। तो अगर हम सिर्फ कहें कि दिस इज़ द हाउस तो ये सम अपने आप में एक अर्थ रखता है कि हाँ ये घर है, लेकिन हम यहाँ पर हाउस की अब क्वालिटी बता रहे हैं, वेयर आई लिव्ड। अब ये स्पेशलिटी बन गई कि ये वही घर है जहाँ मैं रहता था, स्पेशल हो गया कि ये वो घर है जहाँ मैं रहता था। इसलिए ये पूरी की पूरी क्लोज एक एडजेक्टिव के रूप में आई क्योंकि क्वालिटी बता रही है उस घर की जहाँ मैं रहता था। आई मेट अ बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब देखिए, मैं एक लड़के से मिला जो क्या बोलता है, इंग्लिश फ्लुएंटली। अब अगर यहाँ पर सिर्फ इतना ही होता, हु स्पीक्स इंग्लिश, तो ये एडजेक्टिव क्लोज में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, इस बॉय की क्वालिटी बयान कर रहे हैं इंग्लिश में। लेकिन हमने कहा कि एडवर्ब किसे कहते हैं, कि जो वर्ब की क्वालिटी को मॉडिफाई करे, उसको और बढ़ा दे। तो यहाँ पर अब देखो वर्ब क्या है, फ्लुएंटली वर्ड जुड़ा है और फ्लुएंटली धारा प्रवाह के साथ। अब धारा प्रवाह के साथ क्या बोली जाती है, इंग्लिश। तो यहाँ पर बोलने की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है और बढ़ा चढ़ा के लिखा जा रहा है, इसलिए इस वाक्य में क्या है, यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ हुआ है। तो ये जो पूरी की पूरी जो क्लोज है हु से जुड़ी हुई है, हु से जुड़ी होने की वजह से सबऑर्डिनेट है। अब ये सबऑर्डिनेट होने की वजह से सबऑर्डिनेट में भी यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एडवर्ब क्लोज हो जाएगी। और आगे देखते हैं, दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव्ड इन। अब यहाँ पर भी एक यही सेंटेंस है, लेकिन इसको तो हमने एडजेक्टिव क्लोज बताया था और इसको हम एडवर्ब क्लोज बता रहे हैं। इसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि इसमें एक प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है। तो जब एडजेक्टिव क्लोज में एक प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो एक एडवर्ब क्लोज में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा डीपली आ गया, हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि अब आसान तरीके से हम नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज को कैसे पहचानें, और भी आसान तरीके से। ये तो बहुत यूँ मान के चलो कि थोड़ा टफ था थोड़ा, लेकिन इन्हीं सबको और आसान तरीके से हम किस तरह से पहचानें वो हम देखते हैं आगे। तो नाउन क्लोज पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जब हम किसी वर्ब से कौन और क्या से प्रश्न पूछें, तो जो उत्तर आएगा वो हमारा नाउन होगा। और अगर वो क्लोज के रूप में है, क्लोज के अर्थात अगर उसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट है तो वो एक क्लोज होगा, और अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एक फ्रेज होगा। जैसे हम देखते हैं, आई रीड बुक्स। तो हमारा यहाँ से रीड से क्या से हम प्रश्न पढ़ते हैं कि मैं क्या पढ़ता हूँ, तो उत्तर आया हमारा बुक्स। और बुक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और एक नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, आई रीड रिलीजियस एंड मोटिवेशनल बुक्स। अब यहाँ से अगेन हम रीड से प्रश्न करते हैं कि मैं क्या पढ़ता हूँ, तो हमारे पास उत्तर आएगा रिलीजियस एंड मोटिवेशनल बुक्स। ये पूरा का पूरा जो क्लोज है या शब्द हैं वो हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक नाउन होता है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो शब्द हैं वो मिलकर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं जो एक नाउन है। लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट, इन वर्ड्स में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको क्लॉज नहीं कहेंगे, ये एक फ्रेज है। क्योंकि फ्रेज की डेफिनेशन है विदाउट हेल्पिंग वर्ब या विदाउट फाइनाइट वर्ब। अगर वर्ड्स हैं तो फिर वो क्या होंगे, फ्रेज होंगे। अब यहाँ पर देखें, आई रीड वॉट आई वॉन्ट टू रीड। मैं पढ़ता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अगर हम फिर यहाँ से रीड से प्रश्न करते हैं कि मैं क्या पढ़ता हूँ, तो हमारे पास उत्तर आएगा कि मैं वो पढ़ता हूँ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। इट मीन्स ये भी इसका ऑब्जेक्ट है। क्या क्या उत्तर दे रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है, एक सब्जेक्ट भी नाउन होता है। तो यहाँ पर ये वॉट आई वॉन्ट टू रीड पूरे मिलकर एक नाउन का काम
कर रहे हैं। इसलिए ये पूरी की पूरी की जो क्लोज है, अब क्लोज क्यों है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये क्लोज है। और क्लोज कौन सी है, नाउन क्लोज, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लोज एक नाउन का काम कर रही है। अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लोज के बारे में कि जब वर्ब से हम कैसा या कैसी शब्दों से जब प्रश्न करें तो जो उत्तर आएगा वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव। अब अगर ये शब्द एक शब्द न होकर कई सारे शब्दों में आए और एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब रखे तो क्लोज होगी, और वो पूरी क्लोज एडजेक्टिव रूप के रूप में अगर काम करती है तो हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज। कैसे, यहाँ पर एक सेंटेंस है, मोहित इज़ ए गुड बॉय। तो मोहित क्या है या मोहित कैसा है, तो मोहित कैसा है, ए गुड बॉय। लेकिन इसमें न सब्जेक्ट है न फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हम इसको क्लोज नहीं कह सकते। तो ये इसकी विशेषता है मोहित की। आगे देखते हैं मोहित, अब यहाँ पर इसकी विशेषता दी है हु इज़ गुड बॉय प्लेज क्रिकेट विद मी। तो अगर हम डायरेक्ट इसको कहें कि मोहित प्लेज क्रिकेट विद मी, ये एक सेंटेंस हो जाएगा, मोहित मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। लेकिन हम मोहित के बाद जस्ट यहाँ पर इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, और क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, तो ये सारे शब्द मिलकर एक क्लोज का निर्माण कर रहे हैं और हु नाम के सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं और एडजेक्टिव का निर्माण करते हुए एडजेक्टिव क्लोज का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हम इस क्लोज को, हु इज़ गुड बॉय को हम एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब हम जब कैसे पहचानेंगे, तो इन शब्दों से जब हम प्रश्न करेंगे, किससे, वर्ब से, तो फिर जो उत्तर आएगा वो एडवर्ब होगा। और अगर ये एडवर्ब एक क्लोज के रूप में आता है तो वो एडवर्ब क्लोज होगी। कैसे, आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह खेलता हूँ। तो जब हम प्ले से प्रश्न करेंगे कि मैं कब, यहाँ से कब खेलता हूँ, तो आंसर कब आएगा, इन द मॉर्निंग। लेकिन हम इसको क्लोज नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब नहीं है। आगे देखते हैं आई प्ले व्हेन माय पेरेंट्स गो अवे ऑन वर्क। मैं खेलता हूँ जब मेरे माता पिता काम पर चले जाते हैं। तो हम अगेन प्ले से जब प्रश्न करेंगे कि कब खेलता हूँ, तो हमारा उत्तर आएगा कब खेलता हूँ, जब मेरे माता पिता काम पर चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरी जो क्लोज है, ये क्लोज आई है, ये पूरी क्लोज किसका उत्तर दे रही है कि मैं कब खेलता हूँ। इट मीन्स ये एक एडवर्ब का काम कर रही है। यहाँ पर प्ले की विशेषता बता रही है, और जो वर्ब की विशेषता या मॉडिफाई करें वो शब्द क्या होंगे, एडवर्ब। अब ये प्ले की पूरी विशेषता है कि मैं खेलता हूँ, लेकिन कब खेलता हूँ, कब का उत्तर आ रहा है कि जब मेरे माता पिता कहाँ चले जाते हैं, काम पर। तो इसलिए पूरी की पूरी क्लोज एक एडवर्ब क्लोज होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम। रश्मि कैन स्टडी हेयर, हु एवर वॉन्ट्स टू स्टडी कैन स्टडी हेयर। अब दो सेंटेंस से देखिए, रश्मि कैन स्टडी हेयर कि रश्मि यहाँ पर पढ़ सकती है। अगर हम इससे प्रश्न करें स्टडी से, कौन पढ़ सकता है, तो उत्तर क्या है, रश्मि। रश्मि क्या है, सब्जेक्ट और एक नाउन। सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, वो एक नाउन होगा। कैन स्टडी हेयर, तो यानी कि इसका उत्तर आया एक नाउन, तो रश्मि क्या होगी, नाउन। इसलिए पूरी की पूरी नाउन क्लोज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि क्लोज नहीं है, सेंटेंस है। तो ये केवल सब्जेक्ट बता रहा है जो एक नाउन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हु एवर वांट्स, जो कोई भी चाहता हो, टू स्टडी पढ़ना, कैन स्टडी हेयर, वो यहाँ पढ़ सकता है। अगेन हम यहाँ पर स्टडी से क्वेश्चन करते हैं कि कौन पढ़ सकता है, आंसर क्या आएगा, जो कोई भी चाहता हो। कौन पढ़ सकता है यहाँ पर, जो कोई भी चाहे वो यहाँ पर पढ़ सकता है। तो आंसर आया हमारा पूरी की पूरी क्लोज, हु एवर वांट्स, ये पूरी एक क्लोज है। तो इस क्लोज को हम कहेंगे नाउन क्लोज, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट एक नाउन होता है, इसलिए ये क्लोज के रूप में है, हु एवर वांट्स। यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, दोनों मिलकर एक क्लोज का निर्माण कर रहे हैं। कौन सी क्लोज, एक नाउन क्लोज। यहाँ देखते हैं आई बोट अ एक्सपेंसिव पेन। हम यहाँ पर बॉट, यहाँ पर वर्ब है, इससे क्वेश्चन करते हैं किस चीज़ से, कैसा या
कैसी से। जब प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, आंसर आएगा मैंने ख़रीदा एक महंगा पेन। तो मैंने कैसा पेन ख़रीदा, वेरी एक्सपेंसिव पेन, बहुत महंगा। तो आंसर आया एक्सपेंसिव पेन। तो ये विशेषता बता रहा है पेन की एक्सपेंसिव है, तो क्लोज नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये केवल आंसर बता रहा है, लेकिन इसमें न सब्जेक्ट है न फाइनाइट वर्ब है, इसलिए क्लोज नहीं होगी। ये केवल एडजेक्टिव होगा क्योंकि पेन की क्वालिटी बता रहा है। अब यहाँ देखते हैं, आई बॉट अ पेन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगेन हम प्रश्न करेंगे, आई बॉट, मैंने ख़रीदा एक पेन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं यहाँ पर कैसा है, कैसे, यानी तो हमने कैसा पेन ख़रीदा, कैसे का उत्तर क्या आया कि मैंने पेन ख़रीदा कैसा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये क्वालिटी बता रहा है कि जो बहुत ही महंगा था। तो केवल एक्सपेंसिव पेन तो महंगा ही बता रहा है, इसका मतलब भी यही है कि बहुत महंगा है, लेकिन कहने का फ़र्क है। यहाँ पर हमने विच एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ा, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज को शो करता है, इसलिए ये क्लॉज कहलाएगी हमारी एक एडजेक्टिव क्लॉज। अगेन, सुनील कैन गो टू टॉक, सुनील कैन गो वेर एवर ही वॉन्ट्स टू गो। अब ऊपर देखो, हम एडवर्ब क्लॉज किससे पहचानेंगे, कब, कहाँ, कैसे और क्यों प्रश्नों से जब उत्तर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा एडवर्ब होगा, और ऐसी क्लॉज जो एडवर्ब के रूप में काम करे वो हमारी एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। तो सुनील कैन गो टू टॉक, वो टॉक जा सकता है। अब इस गो से हम प्रश्न करें कि वो कहाँ जा सकता है, तो हमारा उत्तर आएगा टॉक। तो ये एक एडवर्ब हो गया यहाँ पर। अब सुनील कैन गो वेर एवर ही वॉन्ट्स टू गो, जवाब वही आ रहा है कि हम अगेन अगर गो से प्रश्न करते हैं कि वो कहाँ जा सकता है, तो कहाँ जा सकता है, जहाँ वो चाहे। ये पूरा का पूरा आंसर आएगा। सुनील कहाँ जा सकता है, सुनील वहाँ जा सकता है जहाँ वो चाहे। लेकिन ये जो आंसर है उसमें देखो सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये फाइनाइट वर्ब है, और ये एक पूरी क्लोज है, बहुत सारे वर्ड्स मिलकर इसका जवाब दे रहे हैं, इसलिए पूरी की पूरी क्लोज एडवर्ब क्लोज कहलाएगी। तो यानी कि इनके उत्तर देने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब एक क्लोज के रूप में आए तो वो एक एडवर्ब क्लोज होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम है 12th का, उसमें किस तरह से क्लोज के प्रश्न आते हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम में हमारे इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये पैटर्न है, दो वाक्य में दिए जाएंगे और एक कंजक्शन दिया जाएगा, ये एग्ज़ाम में दिया जाएगा, और इससे हमें जोड़ना होता है, और इसको जोड़कर हमें एक सेंटेंस का निर्माण करना होगा। बस यही क्लोज वाले क्वेश्चंस होते हैं। किस तरह से करेंगे हम, देखिए, दे हैव राइट टू लिव, दे हैव लर्न टू डाई, कि वे लोग राइट टू लिव, वो जीने का अधिकार रखते हैं। दे हैव लर्न टू डाई, जिन्होंने मरना सीख लिया है। तो हम जब हु का प्रयोग करते हैं, हु है, विच है, वैन है, ये हु इंसानों के लिए आएगा। इट मीन्स जिसकी बात की जा रही हो वो, उसके तुरंत बाद इसका हम प्रयोग करेंगे। ऐसा ही इसमें है, ऐसा ही इसमें है। तो अब देखो यहाँ पर हु यानी जो, अब जो है ना किनको अधिकार है जीने का, उनको। दे हैव राइट टू लिव, दे हैव लर्न टू डाई, तो यानी किनको अधिकार है, उनको। तो इट मीन्स ये हु है, ये इनके लिए आएगा। तो यहाँ पर दे सेम है, इधर भी तो एक दे के बाद हम हु लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दे यानी वे लोग, हु जिन्होंने की, हैव लर्न टू डाई कि वे लोग जिन्होंने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार रखते हैं। हम इसको इस तरह नहीं बनाएंगे कि दे हैव राइट टू लिव, यहाँ पर हु जोड़ देंगे, हु हैव लर्न टू डाई, नहीं, गलत हो जाएगा। हु आएगा दे के तुरंत बाद, कि दे, या इस वाला दे लिए कि दे हु हैव लर्न टू डाई, फिर यहाँ से लिखेंगे हैव राइट टू लिव, इसके बाद इसको हम लिखेंगे उन लोगों को जीने का अधिकार है जिन्होंने मरना सीख लिया है। आगे है व्हेन स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस दे हैव लर्निंग, स्टूडेंट ने क्या है, क्लास अटेंड करते हैं, दे हैव लर्निंग, और उनके पास सीखना शिक्षा होती है उनके पास। तो यहाँ पर है कि व्हेन स्टूडेंट्स अटेंड क्लास, कि जब स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, दे हैव लर्निंग, तो उनके पास क्या होती है, नॉलेज होती है, शिक्षा होती है।
तो ये व्हेन शुरू में भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी बना सकते हैं, दे हैव लर्निंग व्हेन स्टूडेंट्स अटेंड क्लास, कि उनके पास लर्निंग होती है जब स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं। आगे देखते हैं विच से कैसे जोड़ेंगे। आई ड्राइव दिस कार, इट इज़ वेरी लग्जूरियस, मैं इस कार को चलाता हूँ और ये क्या है, बहुत ही आरामदायक है। विच से जोड़ना है, हुए ने भी जो की, विचय ने भी जो की, लेकिन ये निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, ये इंसानों के लिए आता है। तो विच के लिए जोड़ेंगे हम आई ड्राइव दिस कार विच इज़ वेरी लग्जूरियस। विच को कहाँ जोड़ा हमने, कार के तुरंत बाद, क्योंकि कार की बात की जा रही है, विच यानी जो की, यहाँ पर दे के यानी उन लोगों की बात की जा रही थी, इसलिए हमने हु को जोड़ा दे के तुरंत बाद। यहाँ पर जो की यानी कार के बारे में कहा जा रहा है, तो हमने विच को जोड़ा कार के तुरंत बाद। अब एक सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस में जब हम बात करते हैं तो इट को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इट की जो पूर्ति है वो विच कर रहा है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हम लिखेंगे आई ड्राइव दिस कार विच इज़ वेरी लग्जूरियस। अब एक सेंटेंस और देखते हैं। अनिल सपोर्टेड द मोमेंट वाज स्टार्टेड बाय हिज फ्रेंड। अनिल ने सपोर्ट किया उस मोमेंट को, द मोमेंट वाज स्टार्टेड बाय हिज फ्रेंड, और इस मोमेंट को किसने स्टार्ट किया था, उसके मित्र ने। अब यहाँ पर आ रहा है देट यानी जो की या जिसको की। अब जिसको की जाहिर सी बात है, ये मोमेंट के बारे में बात हो रही है, तो हम लिखेंगे मोमेंट से पहले इसको, क्योंकि हमने देखा कि ये जो कंजक्शन से कहाँ पर जुड़ते हैं, जिसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर देखो, अनिल सपोर्टेड द मोमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय हिज फ्रेंड। अनिल ने उस मोमेंट यानी आंदोलन को सपोर्ट किया जिसको की, इसके बारे में बात करें ना, जिसको की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, उसके दोस्त के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई थी। मोस्टली 52 यूँ कहें 50 to 80% चांसेस 12th क्लास में जो क्लोज आएंगे उसमें क्या होगा कि आपको फुल स्टॉप को हटा देना है और उस कंजक्शन को उस फुल स्टॉप की जगह जोड़ देना है, बस, और आपका काम हो जाएगा। आई लाइक द कंपनी ऑफ पर्सन, द पर्सनस थिंकिंग इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो, मैं उस व्यक्ति की कंपनी यानी संगति पसंद करता हूँ, द पर्सनस थिंकिंग इज़ पॉजिटिव, जिस पर्सन की क्या हो, सोच पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो। तो अगर हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे तो ये हु कहाँ आएगा, हम ये देख लेते हैं। लास्ट और छोटी सी ट्रिक है कि आप हिंदी ट्रांसलेट कर लें और इसका हिंदी अर्थ अपने दिमाग में रखें, जहाँ हिंदी अर्थ बैठेगा वहीं पर इसको लगा दें। जैसे यानी मैं उस व्यक्ति की कंपनी पसंद करता हूँ जिस यहाँ पर जिस बैठ रहा है यानी जिसकी की, तो इसको हमने यहाँ पर लगा दिया। थिंकिंग इज़ पॉजिटिव, सोच सकारात्मक हो। इस तरह से हमारे वाक्यों को हमें बनाना होता है, इनको जोड़ते हुए बस यही 2 नंबर हमें दिलाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।